हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक, जिसका आज चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसी चैप्टर के 2 और पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 1950 से लेकर 1990 के बीच क्या कंडीशन थे, क्या हालात थे तथा किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो करा है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्विक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि योजना आयोग क्या है और योजना आयोग का अध्यक्ष क्या होता है तथा किस तरह आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने किस तरह ग्रो करा, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और इसके बाद फिर हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था कि हरित क्रांति क्या है तथा हरित क्रांति ने किस तरह किसानों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया तथा उनकी आय में वृद्धि करी तथा किसानों ने किस तरह हरित क्रांति का फ़ायदा उठाकर अपना जीवन स्तर बढ़ाया तथा अपनी आय में वृद्धि करी। अब इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो आज इसी चैप्टर का 11th क्लास की बुक इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम यह औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में औद्योगिक विकास किस तरह हुआ तथा औद्योगिक विकास ने किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी भी तरह से उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तथा अपना पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिक विकास, कि भारत में औद्योगिक विकास किस तरह हुआ था। क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है कि अंग्रेज़ों ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था किस तरह से बर्बाद कर दी थी, लेकिन आज़ादी के बाद हमने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह हमारे सरकार ने 5 ईयर प्लान 5 वर्षीय योजना के माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो चलिए आज पढ़ते हैं औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव, कि औद्योगिक विकास पर कौन सी नीति का क्या प्रभाव हुआ। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि वस्तुतः उल्लेखनीय थी। इसमें कहा गया है कि जो हमारी प्रथम शुरू के जो 7 पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो हमारा औद्योगिक विकास ठीक ठाक था, बिल्कुल पूरी तरह से ग्रो नहीं कर रहा था। जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% था। जब हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम हमारी जो जीडीपी थी उसका अनुपात सिर्फ और सिर्फ 13% था, लेकिन 1990 से 91 में 24.6% हो गया। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान के तहत अर्थव्यवस्था का विकास किया, तो 1990-91 तक आते हमारी जीडीपी 13% से बढ़कर 24.6% हो गई थी। तो आपने देखा दोस्तों कि जो हमारी विकास दर 1950 से लेकर 1990 तक धीमी ही रही, क्योंकि इन वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था बहुत
तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाई। इसी कारण 1991 में भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति लेके आए हैं, जिसे हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण कहते हैं। इसे हम अगले आगे पढ़ेंगे कि यह नीति क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है। औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक संबंधी दर प्रशंसनीय है। देखिए, जो हमारी विकास दर थी वो 6% से आगे बढ़ रही थी। भारतीय उद्योग सूती बस और पटसन तक ही सीमित नहीं था। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। और जो हमारी ग्रो विकास की जो नीति थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ खेती तथा सूती बस पे ही नहीं जोर दिया, बल्कि आगे हमने उद्योग भी लगाए तथा धीरे धीरे उद्योगों में पूंजी लगाकर अपना औद्योगिकरण और तेज़ी से बढ़ाया। देखिए, बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास पूंजी का अभाव था। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देसी उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन फिर भी जो देश के कुछ बड़े व्यापारी थे, उन्होंने देश में ऑटोमोबाइल का विकास किया तथा पटसन उद्योग का विकास का, जिस कारण हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाई। इसी बीच जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से लेकर 1961 तक, उसमें हमने यही लक्ष्य रखा कि किस तरह हम अपनी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विकास करेंगे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें तो वो कृषि आधारित प्लान था, जिसमें हमने आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया तथा कृषि उत्पादन में पूरा जोर लगाया। लेकिन जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। जो सेकेंड हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसके जो स्टैटिक्स थे, संख्याकी थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। जो हमारा 5 ईयर प्लान, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका मॉडल किसने तैयार करा था? पीसी महालनोबिस। तो इसी तरह जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से लेकर 1961, उसके भी जो निर्माण करता था मॉडल, जिसका मॉडल बनाया वो भी हमारे पीसी महालनोबिस ही थे, जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारतीय बड़े उद्योगों पे जोर दिया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से करने की कोशिश करी। अब ये देखिए, इसमें लिखा भी, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। इसमें यह कहा गया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिक खर्च करके उद्योगों का विकास करेगी तथा लोगों का कल्याण करेगी, क्योंकि हमारे देश में पूंजी का बहुत अभाव था, जिस कारण सरकार को समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, सार्वजनिक उद्योगों पर जोर दिया गया तथा लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो अपना उद्योग लगाएं और देश के विकास में योगदान। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए ये कहा गया जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र से 30 to 40% लोगों को जॉब प्रोवाइड होता है। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको अब यह लेक्चर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह भारत में उद्योगों का विकास हुआ तथा सेकेंड 5 ईयर प्लान किस तरह से कार्य कर रहा था।
अब देखिए पढ़ते हैं, किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसमें एक यह योजना बनाई गई कि लाइसेंसिंग व्यवस्था स्टार्ट की गई, जिसमें किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए सरकार लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। और जो भी, अगर किसी भी व्यापारी को कोई उद्योग स्थापित करना था, उसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा तथा लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइसेंस व्यवस्था थी, इसका जो हमारे यहाँ बड़े घराने के लोग थे, उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, क्योंकि उन्होंने ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। देखिए लिखा है ना, जो औद्योगिक घराने थे, बड़े घराने थे, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। क्यों किया? बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। कि जो हमारे भारत में बड़े घराने थे, जिन्होंने अपना उद्योग स्थापित कर रखा था, वो दूसरे व्यापारियों को उद्योग स्थापित करने नहीं देते थे, क्योंकि अगर वो भी लाइसेंस लेके उद्योग स्थापित करेंगे तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, बाजार में कंपटीशन होगा, जिस कारण उन्हें कम से कम लाभ होगा, जिस कारण बड़े घराने के लोग छोटे व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त नहीं करने देते थे, बल्कि उन्हें रोकते थे। लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियम के कारण कुछ फर्म कार्यशील नहीं हुए, और परमिट लाइसेंस के कारण कुछ जो फर्म थे वो नहीं बन पाए। उद्योगपति अपने उत्पादन के लिए विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने के लिए समय व्यतीत करते थे। तो अब ये देखिए अब कि भारत में किस तरह उद्योगों का विकास हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पता चल गया भारत में उद्योगों का किस तरह विकास। जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने ये जो टारगेट रखा था कि हम इस 5 ईयर प्लान में 4.5% का टारगेट रखा था, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी ग्रोथ हुई थी, हमने टारगेट से भी ज़्यादा अचीव करा और हमने 4.27% ग्रोथ अचीव करी। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये भी कामयाब हुआ, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, टाटा, जिसमें टाटा स्टील का बहुत नाम आता है, क्योंकि यह देश की पहली कंपनी थी जिसने एक भारी उद्योग लगाया था। टाटा स्टील ने 1957-1958 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसके तहत इस कंपनी ने भारतीयों को, जो शिक्षित भारतीय थे, उन्हें कंपनी में ट्रेन करके ट्रेनर वर्कर के तौर पे ज्वाइनिंग करवाई तथा उन्हें ट्रेन करके उन्हें जॉब प्रोवाइड की। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो आज़ादी के बाद के जो शुरुआती ईयर थे, उसमें हमें कुछ उद्योगों में ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हमें एक क्लियर रास्ता मिल गया कि इस तरह से हम अपना उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं तथा अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें बेशक हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव करा, लेकिन जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो बिल्कुल ही कम था। इन्हीं वर्षों के दौरान हमारा जो फॉरेन रिजर्व था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, वो बिल्कुल क्रैश हो गया, जिस कारण हमें और हमारे उद्योगों को अधिक वर्चस्व नहीं मिल पाया, जिस कारण हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो
ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। जो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उस जिसमें हमने टारगेट रखा था कि हम सेकंड 5 ईयर प्लान में अपने उद्योगों का विकास करेंगे, कुल मिलाकर हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव करा तथा अपने उद्योगों का विकास करा। इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 5 स्टील प्लांट स्थापित किए, जो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्थापित की। किसकी सहायता से? रशिया, ब्रिटेन, यूके एंड जर्मनी के सहायता से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने विदेशों से की भी सहायता ली, जिस कारण विदेशियों की सहायता से हमने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे कार्य चालू किया, जो रशिया के सहयोग से चालू हुआ। फिर हमने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट की भी स्थापना की, जिसमें हमारा साथ दिया ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया, ब्रिटेन और जर्मनी ने रशिया, ब्रिटेन और जर्मनी की सहायता से हमने एक बहुत बड़ा स्टील प्रोजेक्ट तैयार किया तथा भारत में 3 जगहों पर भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला में स्टील प्लांट की स्थापना की। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि किस तरह हमारा उद्योगों का विकास हुआ और हमने किस तरह अपने इकोनॉमी का विकास किया। तो अब देखिए दोस्तों, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज आइए हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। निष्कर्ष: प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास था ठीक ठाक रहा। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति को तुलना में विविधतापूर्ण हो गए थे। हरित क्रांति के परिणाम से भारत में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता बन गया। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने हमारे जो शुरू के 2 5 ईयर प्लान थे। पहला 5 ईयर प्लान में तो हमने कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त की तथा हरित क्रांति को अपनाकर हमने भूमि सुधार किए, भूमि में सुधार करा, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करा तथा कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करी, जिस कारण हम जहां हम 19 आज़ादी के समय हमारी ज़रूरतें कृषि से पूरी नहीं हो पाई थी, फिर हमारी 70 से 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होने के बाद भी हमारी कृषि की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई थी। हम अब खाद्यान्न फसलों का आयात कर रहे थे, लेकिन जब हरित क्रांति के उपयोग से हमने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली तथा हम हरित क्रांति के बाद हमारे देश में खाद्यान्न फसलों की बम्पर स्टॉक हुई, जिस कारण हमने कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। ठीक उसी तरह ही जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसमें हमने टारगेट रखा था कि हम अपने देश में भारी उद्योगों का विकास करेंगे तथा हमारे भारतीय नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करके अपने आर्थिक विकास करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी जो 2 पंचवर्षीय योजना थी, 1 और 2, उसमें हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो आई होप अब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी इस चैप्टर से डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको इस चैप्टर से क्या
समझ में नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं फिर भी एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा, योजना आयोग क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है। उसके बाद हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, भूमि सुधार पढ़ा, तथा उसके बाद फिर हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा कि किस तरह हमारे उद्योगों का विकास हुआ तथा लाइसेंसिंग प्रक्रिया ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया ने किस तरह भारतीय नागरिकों को उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया। तो चलिए अब हम ये 2 क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ये देखिए ये दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और ये आपको इनके आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है योजना की परिभाषा दीजिए। योजना क्या है, भारत में योजना को क्यों चुना गया, योजना के क्या लक्ष्य है, HIV बीज क्या होते हैं, विक्रय अधिशेष क्या है, कृषि क्षेत्र में लागू करें भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकार की व्याख्या कीजिए, हरित क्रांति क्या है, योजना आयोग का उद्देश्य क्या है। ये देखिए ये दोस्तों, ये जो 7 और 8 ये जो 2 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों क्वेश्चन का इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद बिल्कुल सही ढंग से एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। यदि आपको ऐसे ही इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि इस चैनल पे हम उन सभी बच्चों की सहायता करना चाहते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी परेशानी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं तथा जो अपनी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए इस चैनल पे हम हर सब्जेक्ट की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो बस आपके साथ की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।